1988 से और 1994, 6 साल में विदेश में था। उस समय ये बेल लैब के अंदर, मैं तो नासा में था, पर बेल लैब हमारे ही एक एक्सटेंशन था, वहां पे इसकी रिसर्च हो रही थी कि कैसे पूरे विश्व को जोड़ा जाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए बहुत फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो साइंस के लोग जानते हैं ना कि आवाज भी एक प्रकार की वेव्स है, तो वेव को वेव पे लादना पड़ेगा है? तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना हमारे शरीर के लिए भी ठीक है। जो कान है, जो हम सुनते हैं वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, और जिसको भेजते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो दिक्कत थी स्वास्थ्य की, कि ऐसा कोई भी सामान ना बनाए हम जिससे कि बच्चे बहरे हो जाएं, या कुछ और हो जाए। कभी कभी कैंसर भी हो जाता है। तो विज्ञान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो चीज फायदा पहुंचाएगी वो नुकसान भी पहुंचाए। जो आपकी तारीफ कर रहा है वो आपकी जब बुराई करेगा तो कितना कष्ट होगा। ऐसे विज्ञान में भी है। स्मार्टफोन में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो चीज अच्छी होती है उसका जो खराब पार्ट है वो भी बहुत होता है। सारे संसार में विज्ञान ने जीवन दिया और विज्ञान ने जीवन लिया भी। कितने बॉम्ब्स हैं, यूक्रेन पूरा का पूरा ध्वस्त हो रहा है। तो पहले लोग सोचे इस बड़े सबसे शक्तिशाली है जो सबसे अधिक मार सकता है? हमारे यहाँ होता है धर्मराज और एक होता है यमराज। डर किससे लगता है? धर्मराज से कि यमराज से? है वो एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसको स्वर्ग भेजना होता है वो धर्मराज कहता है अच्छा आज आओ हमारे साथ, और जिसको नर्क भेजना होता है वो यमराज कहते जाओ नर्क। आपका ये जो गोपाल जी ने नाम दिया है इस पूरे परिसर का, बाबा कीनाराम के नाम पे, तो दो बड़े महान संत हुए। एक आपने नाम सुना है समर्थ गुरु रामदास का? समर्थ गुरु रामदास नाम सुना है कभी? शिवाजी का नाम सुना है? शिवाजी के जो गुरु थे वो थे समर्थ गुरु रामदास। उनका जन्म हुआ 1608 में और इनका हुआ है 1601। एक महाराष्ट्र में जन्मे, एक बिल्कुल चंदौली में जहाँ के ये रहने वाले हैं। 1968 में मैं पढ़ने आया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। 3 साल बाद में संघ के काम से चंदौली गया, यहाँ के ये सब लोग रहने वाले हैं। वहाँ की मिट्टी बड़ी चिकनी होती है ना, तो बरसात में पैरों से चिपक जाती है। तो लोगों ने कहा यहाँ काम करना है तो नंगे पैर करना पड़ेगा। आपकी कंडीशन से ये धरती जो है नहीं बदलेगी, आपको बदलना होगा। तो हम लोग ऐसे ही पैदल चलते थे, कभी बबुरी से चल दिए चलिया तक, कभी इधर चल दिए, ऐसे चलते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे अच्छे लोग मिले। तो जब व्यक्ति पैदल चलता है तो अच्छे लोग मिलते हैं, नहीं? और जैसे आप बड़े बड़े हवाई जहाज में जाओगे तो पड़ोसी आपसे पूछेंगे कि एक बार मैं भारत से जा रहा था तो जर्मनी तक मेरे साथ में एक लड़की है ना, ये बैठ जाती क्या वो दिल का पानी बोलती, वो मेरे बगल में बैठे हुए। अब मैं तो बहुत बड़ी उम्र का था, एक 60 साल का रहा होगा, वो छोटी सी बच्ची मेरे बगल में बैठ के जा रही है। मैंने पूछा ही नहीं कौन है, तो उसको बड़ा अपनी हो रहा था कैसा व्यक्ति है जो मुझे नहीं जानता है। तो मैंने उससे पूछा तुम क्या हो? तो उसने कहा मैं एक्ट्रेस हूं। मुझे लगा कि ये मैंने सुना भी नहीं, तो मैंने ऐसे ही कहा बहुत अच्छा है? पर उसको ये लगा कि इन्होंने सुना नहीं है। तो
अनुभव मेरे से बोले कि अच्छा मैं एक्ट्रेस हूँ, आप नहीं सुना नहीं आपने। बोले कि देखो इस उम्र में किसी एक्ट्रेस फैक्ट्रेस से कोई मतलब नहीं होता। हर समय का एक इंटरेस्ट होता है। जैसे आपके अपने जो लोग हैं सब, जितना आपको ये सिखा सकते हैं बड़ी उम्र का व्यक्ति नहीं सिखा सकता, है ना। संस्कृत में कहावत है ना, वादे वादे जायते तत्व बोला। एक तो ये है, खूब बोलो, अच्छी बात है तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और एक है बोधयंत परस्पर, एक दूसरे को सिखाओ। जैसे आपका स्मार्टफोन अभी आपको नहीं आता चलाना, फिर चलाते चलाते आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि जो आपसे बड़ी पीढ़ी वाले हैं उनको आप बताओगे। स्मार्ट का मतलब यही है कि जो स्मार्ट है वो जो कम स्मार्ट उसको बताया कि ये ऐसा है। ठीक है ना। ये स्मार्ट शब्द आया है, पूरे विश्व में एक सेंसर्स होते हैं ना, कभी कभी आप पता नहीं यहाँ पे किसी आवाज को जैसे सेंस कर लेना है, जैसे ये भी है एक प्रकार का सेंसर ही है, जो मेरी आवाज पकड़ रहा है, फिर कन्वर्ट करता है उसको, फिर आपको ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी कर लेगा। ये कोई और बोलेगा तो कुछ ऐसा भी लगा सकते हैं, हम भी सुन सकते। जैसे आप पहले रेडियो होते थे, उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर सब होता है, उल्टा सीधा दोनों एक ही है। वैसे स्मार्ट वो है जो चीज को जल्दी सेंस करे, समय से पहले सेंस करे और उसको कम्युनिकेट करे और उससे पैसा कमा ले। क्योंकि स्मार्ट उसी को कहते, चालाक आदमी भी बड़ा धनी हो गया है। हमारे देश की जो परंपरा पहले कहां से शुरू हुई, कृषि प्रधान देश था, इसलिए तो कृषि में से कृति धन ऋषि दो हो गए ना, जो खेती भी करो और ज्ञान भी साथ साथ। लेकिन देश में हमेशा ऊंचे नीचे इतिहास आते रहते हैं। आज का युग क्या है, ये विज्ञान की सभ्यता है। ये इसमें पूरे संसार में आप जाइए सब यही मिलेंगे आपको, पैंट शर्ट, ऐसा इस समय और क्या है, टाई पहने हुए। पहले हमारे देश में हम जब छोटे थे, यदि कोई चोटी भी काट दे तो बुरा लगता था, पहले चोटी काट दी। चोटी काटने वाला केवल गुरु होता था, पहले एक बार काटता था और फिर आपकी जो चोटी बढ़ जाती थी उसी को गुरु मानते। बाद में नाई हो गया, उसको पता ही लगता था कौन सी चोटी है कौन सा बाल है, सबके कटे। तो देश की जो आउटर जिसको कहते हैं सभ्यता है, जो दूर से दिखती है वो सभ्यता है, जो भीतर सोचती है वो संस्कृति है। संस्कृति वो है जो हमको प्रेरित करती है, और जो हम कृति करते हैं जिससे हमें बदलाव दिखता है। जैसे आपके मन में नहाना है तो नहाना सभ्यता का पार्ट है, लेकिन आपके मन में आया कि मुझे स्नान करना है, ये संस्कृति है। कितने बजे करना है, ये 4 बजे करना है, तो आपको लोग कहेंगे तो बड़ा साधु संत आदमी है, सो इसमें स्नान कर ले, नहीं। तो ये सभी देशों में इस प्रकार के उद्भव हुए, अपनी परंपराओं के, रीत रिवाज के, एक दूसरे से मिलने के, कैसे हमारी संवेदनाएं बढ़े। व्यक्ति जो है पशु से भी अधिक खराब व्यक्ति हो सकता है और देवता भी हो सकता है। इसलिए विवेकानंद कहते थे हमारी जर्नी कैसी है कि हम पशु भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं और देवता भी हो सकते हैं, नहीं। अब जो पशु होगा वो कैसा व्यवहार करेगा, तो सब जानते हैं पशु कैसा व्यवहार करता है। मनुष्य होगा तो कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन जो देवता होगा, दिव्य पुरुष होगा, जो कुछ दे सकता हो कैसा। ये हमारी क्या है, ज्ञान की वो है आंख है। When we are ignorant, हम क्या है, we are animals। कष्टम खल मूर्खत्वम, संस्कृत बोला। संसार के सारे कष्टों की जड़ कहाँ है, अज्ञान में है। जैसे मान लो मुझे पता नहीं है कि किधर है ये कॉलेज, तो मैं ढूंढता रहता कैसे आऊं यहाँ पे,
और कहता किसने बुलाया है यार, कैसे पहुंचूं वहां पे, मैं जानता भी नहीं हूँ, बस निमंत्रित कर दिया आपको। तो खुद वहां पहुंच गए थे लेने, मानो नहीं पहुंचते तो मैं पूछता रहता है डॉक्टर गोपाल कौन है, कीनाराम बाबा कहाँ है। तो कष्टम खल, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सुखी रहना है तो उसका उल्टा होना होगा ना। जिसके पास ज्यादा ज्ञान होगा वो कभी कष्ट नहीं होगा। तो किसी ने पूछा मान लो हम रहे मूर्ख तो क्या फर्क पड़ता है, योग उपदेश आपको कुछ भी नहीं आएगा, मतलब धन कमाना भी नहीं आएगा, रोटी बनाना भी नहीं आएगा, सब्जी बनाना भी नहीं आएगा। दरिद्रता कहते हैं जो कुछ कर नहीं सकता, डिवाइड ऑफ एनी गुड एक्टिविटी, उसमें है कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है। वेदज्ञ लोक अज्ञ मूर्ख तुल्य, ऐसा भी कहा गया। वेद तो पढ़ लिए लेकिन लोक व्यवहार नहीं आता, उसको क्या कहते हैं, वो भी मूर्खी है? लेकिन सबसे बड़ा कष्ट क्या है जीवन में, परग्रहवास पराधीनता। हम दूसरे के आश्रित रहें, दूसरे का कमाया खाएं, ये शास्त्रों में लिखा। तो एक तो ये बहुत अच्छा हुआ कि गया प्रसाद जी के मन में आया कि बाबा कीनाराम के नाम से सोनभद्र में, उस समय सोनभद्र था भी नहीं, ये मिर्जापुर था। हम जब संघ का काम करते इसका नाम हमने विजयगढ़ रखा। मिर्जापुर और विजयगढ़ दोनों था तो सरकारी एक डिस्ट्रिक्ट, पर हम दो डिस्ट्रिक्ट मान के काम करते। जब बन गया तो इसका नाम हो गया सोनभद्र, जो सोन नदी है ना चौपन के पास में है, निकलती है। फिर इसके बाद में इसका विकास तो हो ही रहा था, एक ऊर्जा चलता, पर यहाँ पे 80-90% लोग जो थे वो ज्यादातर ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, और खेती भी ऐसी होती थी, पानी भी नहीं था, नीचे पत्थर था। हमने भी कुएं बहुत खोदे वहां बुरावल में, पर पानी नहीं निकलता है, वो पत्थर आ जाता। किसने कहा कि आप कम से कम 200-250 मीटर जब पत्थर तोड़ के नीचे जाओगे तब पानी मिलेगा, नहीं इतना पत्थर कौन तोड़ेगा। बहुत कष्ट था इस एरिया में, और एक बस चलती थी मिर्जापुर, यदि वो छूट गई फिर नेक्स्ट डे आ गया। उस समय ये छोटा था, ये राम सकल जो था, ये प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था। हमने कहा तुम पढ़ो, आगे पढ़ो, तो हम यहाँ से उसको मिर्जापुर तक ले गए, वहाँ भी पढ़ाया, फिर इसको संघ का प्रचारक निकाल दिया, ये बीमार हो गया, वापिस कर दिया। यहाँ कोई था नहीं तो MP में हो गया। अब इस क्षेत्र का विकास ऐसे धीमे धीमे हुआ। ये बड़े महापुरुष थे यहाँ पे, ठाकुर संगड़ा सिंह जी, तिलोरी गाँव है ना, सागन से आगे राइट साइड जाएंगे तो काम करता है। वैसे मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, पर गाँव सब जानता हूँ। मेरा घर तो यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। राजस्थान का नाम सुना है? मैं तो वहीं की रहने वाला हूँ। और वहां से पढ़ने आया तो मेरे को सामाजिक काम करने की दृष्टि से मैं इस क्षेत्र में घूमने लगा। तो उसमें से जैसे राजनाथ सिंह उस समय छोटे थे, वो हाई स्कूल में पढ़ते थे, आज कहाँ पहुंच गए नहीं। तो देखिए इसको कहते हैं ना, सत्संग हुआ तो हमको तो बढ़ाना ही था सबको, तो हम इतने दूर से आए तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ, हमें कौन जानता है, पर जो यहाँ का बच्चा है वो तो आगे जा ही सकता है। एक बार तो हमारे मन में आया कि इसको भी MLA बना रहे पर इसके बाद में यहाँ आना था। ये पहले पत्रकार थे ना, बहुत अच्छे। तो जीवन की जो पूरी यात्रा है इसमें ये सारी की सारी ज्ञान की यात्रा है। हमारे देश में जैसे शिक्षा में ना वो ज्योतिबा फुले का नाम आता है ना, लोग कहते हैं उसने देश में शिक्षा प्रारंभ की। भगनी निवेदिता का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? विवेकानंद की एक शिष्या थी भगनी निवेदिता, सुना है? अब
आप पढ़ते नहीं हो सारी किताब इस प्रकार की। पहले कोई भी कंपटीशन होता था उसमें 3 एग्जाम कॉमन होते, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और जीके हैं। उसमें दुनिया भर का ज्ञान होगा तभी आप पास हो सकते थे। आईएएस में ये 3 कॉमन पेपर सबको होते हैं, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका दीजिए। जैसे हम अपने यहाँ का ज्ञान जानते हैं वैसे हमें पूरे विश्व का ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के आपको कोई भी, जैसे आप घर पे किसी जाएंगे भी तो वहां भी बहुत आपको अपना ज्ञान का ही प्रदर्शन करना पड़ेगा ना। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद तो आप आईएएस भी हो सकते हो, आईपीएस भी हो सकते हो, नहीं? एमबीए कर लिए तो और आगे मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज का कर सकते हो। ज्यादा कॉमर्स के लोग तो एमबीए करते हैं, एमकॉम कर लिया, सीए कर लिया, यही सब है आप लोगों का। तो हमारे देश में जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें जैसे कीनाराम बाबा हुए हैं, तो 3 महा मतलब ऐसे है, जैसे आपने जीजाबाई का नाम सुना होगा ना, शिवाजी की माँ का। लोग कहते हैं कि जीजाबाई ने अपने बेटे को ऐसा संस्कार दिया कि 50 वर्ष पर पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी सल्तनत थी मुगलों की, उसको हिला दिया है। 1630 में पैदा हुए, 1680 में मर गए, कुल 50 वर्ष रहे हो। लेकिन औरंगजेब जो था उसकी नाक में दम कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह 1666 में पैदा हुए, 1708 में देहांत हो गया, औरंगजेब के 1 वर्ष बाद। और कितना बलिदान दिया है। इतना बड़ा बलिदान देने वाला शायरी कोई नहीं, जिसने अपने पिता को कहा जाओ देश के लिए बलिदान दो। अपने बच्चे चारों चले गए और खुद भी चले गए। और एक उनका शिष्य था, उसका नाम जानते हो? कोई नहीं जानता। बंदा बैरागी का नाम नहीं सुना कभी है? इसका मतलब इतिहास बहुत कम है। एक बंदा बैरागी उनके शिष्य थे। जब उनके बच्चों को चिन दिया, वजीर खान एक था, वजीर खान नाम का, लाहौर का एक था दिलावर खान, उसका बेटा जब मारा गया युद्ध में, तो उसने कहा गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को चिन्ह दो दीवार में, ये तो मार डाला उसको। तो सब चल दिए और जिंदा उनको चिन्ह दिया दीवार में। छोटे थे तब, एक 1691 में पैदा हुआ, एक उसके बाद पैदा हुआ 94 में। दोनों भाइयों में 4 साल का अंतर था। देखा नहीं मालूम किसी को, अभी तो बाल दिवस मनाया गया है। जैसे बाजीराव पेशवा हुए, तो 2 बाजीराव पेशवा हुए, एक 1720 से 1740 में चले गए संसार से, लेकिन उन्होंने बहुत युद्ध किए। उन्होंने भी युद्ध इतने किए कि भारतवर्ष का उसमें पूरा एरिया 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, 50 लाख स्क्वायर मील का था। उसमें से उन्होंने 28,000 वर्ग मील में युद्ध किया और सबको उठाते हुए चले। उसका एक पिक्चर दिया है ना, मस्तानी जो था दीपिका पादुकोण वाला, वही बाजीराव पेशवा। एक दूसरे बाजीराव पेशवा ही पैदा, उनके समय पर अहिल्याबाई, ये बोलकर जो थी, इसके हस्बैंड मारे गए जाटों से युद्ध करते हुए। और ये अपना जो मंदिर है काशी विश्वनाथ, उनका ही बनवाया हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आसपास की जो चीजें हैं उनसे जोड़ते हुए बता रहा हूँ। एक डॉक्टर जगमोहन जी थे जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर, हमेशा यही कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ तो इतिहास पढ़ाओ। विदेश में विलियम डूरेंट नाम के 2 इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा कि बच्चों के मन में, जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं,
उनके मन में जितना राष्ट्र की कल्पना होती है उतना ही राष्ट्र कुछ वर्षों बाद हो जाता है। यदि आपके मन में जो जो प्रदेश नहीं रहेंगे वो प्रदेश भारत से दूर हो जाएंगे। वो कहते थे कि बच्चों को ये बताओ कि तुम्हारा देश है कितना बड़ा, तुम किस देश के वासी हो, हैं? और उनके मन में उसका पूरा भूगोल नहीं होगा तो भूगोल गायब हो जाएगा, हैं? इसलिए जरूरी क्यों है, मुझे अपने कहते ना जननी जन्म भूमि से स्वर्गादप गरीयसी कहा है ना, माता की सेवा करो और मातृभूमि की सेवा करो तो यही स्वर्ग मिलेगा, हैं? अब माता तो सब जानते हैं और मातृभूमि कितनी बड़ी है भारत माता, है किसी को नहीं पता। जब नहीं पता होता है तो धीमे धीमे करते हुए चले जाते। कभी अफगानिस्तान यही था ना, आज नहीं है। कभी बर्मा, जिसको म्यांमार बोलते हैं, वो भी यही था, 1935 में अलग हो गया। श्रीलंका जहां मां सीता गई थी वो भी यही था, वो भी चला गया, नहीं। और आज का जो लाहौर है किसने बसाया था, है? ये भी तो अपने ही राजा रणजीत सिंह थे, वहां के राजा थे, और बसाने वाले कौन थे, लक्ष्मण जी के पुत्र थे, हैं? इतना बड़ा एरिया चला गया हमारे देश का। आज हम जो है कितने हैं, एक 33 लाख वर्ग किलोमीटर कहीं एरिया है भारत का। पहले कितना था, डबल रहा हुआ ना, बहुत बड़ा था। क्योंकि हमने सपने में नहीं आया था हमारा देश कैसा है, तो ऐसे ही चला गया, हैं? अब सोनभद्र में मैं एक बार आया था तो मैंने किसी से पूछा कि आपके जिले का नाम क्या है, वो अपने घर का नाम, गांव का नाम बता रहा है। बोले तुमने मिर्जापुर का नाम नहीं सुना? बोला नहीं, हम तो अपने गांव को छोड़कर किसी गांव को जानते भी नहीं, हैं? जब उन बच्चों को लाते थे हम स्कूल में, वहां रेजिडेंस उसमें, तो सुबह 4 बजे भाग जाते थे। उनके नाम हमने चेंज कर रखे थे, घर में कुछ और होगा, हमने यहाँ राजेश रख दिया, और वहां जाए तो राजेश नहीं पता है? और हमें उनका नाम नहीं पता था, ढूंढना मुश्किल होता था। उन स्कूलों से भी 1 लाख बच्चे प्राइमरी पास करके निकल गए। कैसा एजुकेशन था अपने देश में, शिक्षा कैसी थी? आप तो बहुत भाग्यशाली हो। लोग कहते हैं कि जब विवेकानंद गए तो ही वाज ओनली ग्रेजुएट, यही तो पास थे वो, हैं? पूरे विश्व भर में जब गए तो उनका एक प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ने लिखा कि ये यंग मैन ऐसा है जिसका ज्ञान पूरे यूरोप के प्रोफेसर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, उनको जितना ज्ञान होगा उससे अधिक इसको। कैसा ग्रेजुएट था वो, अकेला, है? तो शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि विश्व के सभी लोग कहें कि हाँ, भारत के लोग कुछ है, जिनको कुछ ज्ञान है? हम जब अमेरिका गए पहली बार तो हमें लगता था जी हमसे अधिक विद्वान। कुछ दिनों बाद, 6 महीने बाद उनको लगता था नहीं, यही हम ही लोगों को समझते, यही विद्वान है। तो अपने बारे में पहले हमें भावना आती ना, हमको कुछ नहीं आता, और पता लगा कि हमसे कम जानने वाले बहुत हैं। और संसार में आजकल क्या है, डिप्लोमेटिक युद्ध है, ज्ञान और ज्ञानी का युद्ध है, किसी का नहीं है। आज का जो विज्ञान है उसमें जो शोध होती है किस चीज की है? आज का जो व्यापार है किस चीज का है? ये सब ज्ञान के धरातल से ही है। पेटेंट्स क्या है? एक वो है कि यदि मेरे ज्ञान का उपयोग करेगा तो तुमको पैसा चुकाना पड़ेगा, उसको पेटेंट बोलते हैं। उनकी कीमत पता है कितनी होती है? जो रिसर्च मैंने अमेरिका में की उसकी कीमत थी $3 अरब। भारत का देखा तो कितना हो जाएगा, और 100 गुणा कर दो उसमें,
उस जमाने में दिया, आज से 35 साल पहले, और उससे वो कमा लेंगे। हम नहीं कमा सकते, क्यों? हम तो तनख्वाह से उनका काम करते हैं। उन्होंने हमारे ज्ञान का पेटेंट करा, ठीक है। जैसे कोई आदमी आपके खेत में आम का पेड़ लगाया जाए तो फल किसके होंगे? आप ही होंगे ना, तो चला जाएगा वहां से। सारे विश्व के विद्वान तनख्वाहधारी जितने थे वो गए, अपना ज्ञान दे के चले आए, और आज पूरे विश्व में उनका दबदबा है ना। जब हम अपने देश में अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे तब हमारा देश क्या होगा? सबसे श्रेष्ठ होगा। लेकिन ये कंपटीशन चलता रहेगा, ये ओलंपिक है। नॉलेज ओलंपिक जो होती है ये चलती रहती है। ठीक है, आप वहां नहीं पहुंचोगे, पर जो पहुंचेगा वो आपसे ही तो इंटरेक्ट होकर पहुंचेगा ना। जैसे आईएएस का एग्जामिनेशन होता है ना, आईपीएस वाले उसमें बैठते हैं, आईसीएस जिसको बोलते हैं, कौन एग्जामिनेशन है, जितना ऊंचा होगा उतना ही उसको, कोई आईएफएस हो गया, कोई आईएएस हो गया, कोई आईपीएस हो गया, कोई आईआरएस हो गया, नहीं। अब सबके उनमें से नाम किसका होता है जो थोड़ा सा डटा रहता है? जैसे दुर्गा नागपाल का नाम क्यों है? नाम सुना उसका? आजकल बांदा की डिस्ट्रिक्ट की वो है डीएम, और वहां पे कौन है? मुख्तार अंसारी। वो 24 घंटे डरता रहता है कि दुर्गा है कि काली है कि सरस्वती है। नहीं, व्यक्तिगत दबदबा ऐसा होना चाहिए। उसको कहां से मिला? एक परीक्षा पास की, उसकी ट्रेनिंग लेते थे, कहां पहुंच गए? पूरा भारत जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पहुंच जाती है वहां के लोग पहले ही ठीक हो जाते हैं। और सब लोग मनाते हैं, सारे मंदिरों में जाते हैं जितने बदमाश, ये यहां से चली जाए तो हम सुखी रहे हैं। ये होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जैसे आपके पूरे क्लास में से कोई एक बच्चा निकल गया, सब उसको याद करेंगे ना, पर ये ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे घर बैठे हो जाए। होता है ऐसा? कभी नहीं होता। संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपसे तप न कराए। राष्ट्र में लिखा है ना वेदों में, तपो राष्ट्रम बलम ओजस्वी। अब आज से इतने साल, 2 दशक से अधिक इन्होंने, करीब 30 वर्ष हो गए इनको काम करते हुए, तब क्या दिख रहा है? जब मैं पहली बार इनके घर में आया था, भोजन किया मैंने, तो मैं अपने मन में सोचा कि इतना पढ़ा लिखा पीएचडी करने के बाद कहाँ आ गया ये, कैसे रहेगा? मतलब मैं सोचता था, इसको बताया नहीं मैंने कभी, क्योंकि मैं तो जानता दुख क्या होते हैं। क्योंकि मैं जब वहाँ अपने राजस्थान से यहाँ आया था तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता था, कोई मुझे भी नहीं जानता था। फिर मैं गाँव में जाता था काम करने के लिए, तो लोगों को आश्चर्य होता, पता नहीं कौन आ गया है, कोई बेवकूफ बनाने आ गया है, इसका क्या मतलब, इसको क्या स्वार्थ है, यहाँ आ गया है, ऐसे होता ना, डाउट होता है। मैं डबक में खाना खाने किसी घर गया, थे ठाकुर दूरनाथ सिंह थे, तो उनकी वो पत्नी जब खाने को पूछे, बचवा तुम्हारे माँ बाप नहीं है उनसे, उनको लग रहा था कोई ऐसा ही है। और उनका एक ग्रैंडसन है अभिषेक से, जब मैं कुलपति हुआ तो उसका मैंने एडमिशन एक कॉलेज में कराया। आज वो आजकल बॉस्टन में है, जहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर वो सर्विस करता है। तो मेरे को क्या है, उस जमाने के तो हम लोग बाबा हो गए, उनका जो बाबा, उन्होंने तो नहीं पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ाया ना, हमेशा सबको बताएगा मेरे बाबा। अब वहाँ पूरे अमेरिका में जो मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि ये मेरे बेटे का बेटा है, क्योंकि बाबा बोलता है ना।
ये एक अलग रिश्ता है सबका, ठीक है ना। व्यक्ति को क्या चाहिए कि अपने घर में एक आदमी ऐसा चाहिए जिसको जानने वाले हो, नहीं। और वो कहते मेरे बाबा तो दूधनाथ सिंह थे, कौन जानेगा उनको? मैं जानता हूँ दूधनाथ सिंह जी को, लेकिन जब वो मेरा नाम लेता तो उनको लगता था कि मेरे को फोन किया, अरे आपका ग्राम से बड़ी सेवा करता है, मेरे को है ही ऐसा। फिर बहुत अच्छा मैं तारीफ कर दी तो वो भी बड़े खुश हो रहे थे, बड़ा अच्छा संस्कार दिया है। अब संस्कार मैंने दिया है, दूधनाथ सिंह जी दिए होंगे। आप सब लोग जितने अच्छे काम करेंगे उसी की तारीफ होगी, मुझे कि नहीं होती है। एक चीज मान लो आप अपनी माता पिता की सेवा करते हो तो सुपुत्र कहलाओगे, और दूसरे की करोगे तब है कोई कहेगा बड़ा सुपुत्र है, कोई नहीं कहता। मान लो मैं भारत की सेवा करूं तो मुझे देशभक्त कहा जाएगा, और मैं अमेरिका की सेवा करूं तो कोई नहीं कहेगा अरे क्या पैसे के लिए है। वहां के लोग भी कहते हैं कि तुम्हारा अपना देश नहीं था, यहाँ आ गए। जैसे मुझे यहाँ नहीं बोलते थे तुम्हारा कोई माई बाप नहीं है, तुम हमारे घर में खाना खाने आए हैं। तो बहुत जैसे लड़की का घर तो ऐसे दुविधा का गया ना, उसको दो घर में जाती है, पहले जन्म कहीं लेती है, रहती कहीं है। यहाँ माँ का प्यार और वहाँ क्या होता है, सास का प्यार। कितना अंतर होता है। मिर्ची खाई कभी तो मीठा खाया है? तो माँ का प्यार कैसा होता है? मीठा होता है। और सास का प्यार अब ये जो जीवन के है ना सारे अनुभव हैं, इन अनुभवों से व्यक्ति को तपस्या करना होगा, तब जाके ऊंचा उठाएगा है। एक तो वैसे भारतवर्ष में यह है कि विवेकानंद कहते थे बेटी पढ़ा दोगे तो पूरा घर पढ़ जाएगा है? बेटे को पढ़ाओगे तो एक ही तो पढ़ के जाएगा, लेकिन जो बेटी होती है तो उसकी घर। हमारे यहाँ पे दो प्रकार के लोग, एक तो कहते हैं शास्त्रा, एक शब्द है संस्कृत धर्म शास्त्र, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, जो धर्म की स्थापना करते हैं। शास्त्रा कहते हैं जो धर्म को की स्थापना करता है। एक होती है अनुशास्त्रा, सुना है कभी नाम ये? जैसे मालवीय जी कहते थे कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मैं अपनी माँ को नहीं बता सकता, और इस कारण से मैं इतना बड़ा मेरे जीवन में परिवर्तन रहा कि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जो मैं अपनी माँ को नहीं बता सकता, क्योंकि माँ अनुशास्त्रा है। ऐसा कोई काम मत करो जो आप पिता को नहीं बता सकते, क्योंकि पिता अनुशास्त्रा है। ऐसा कोई काम मत करो जो अपनी बहन को नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनुशास्त्रा है। ऐसा कोई काम मत करो जो भाई को नहीं बता सकते, गुरु को नहीं बता सकते, समाज को नहीं बता सकते। ये सब अनुशास्त्रा है। जो आपके अंदर अच्छाई जो है उससे खुश होते हैं और बुराई से दुखी होते हैं, नहीं। यदि कोई व्यक्ति पड़ोस से पूछेगा आपका पड़ोसी, आप बड़े भाग्यशाली हो, तो वो व्यक्ति आपका पड़ोसी तो क्या कहेगा? अरे काय को भाग्यशाली हो, मैं तो चाहता हूँ कि कहाँ से भगवान ने ये पड़ोसी दे दिया। यदि आप अच्छे होंगे तो कैसा है भगवान ऐसा पड़ोसी दिया, ठीक है। तो अनुशास्त्रा का अर्थ यही है कि जितने सद्गुण समुच्चय आपके जीवन में है यही आपके काम आने वाला है, समझ। और सद्गुण कुछ हुए ही है ही नहीं तो क्या काम आएगा? कोई भी व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होगा तो हमारे तीन शरीर हैं, दो दिखते नहीं, एक दिखता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई मनुस्मृति में लिखा ना कि लड़की जब शादी होती है तो 5 चीजें देखनी चाहिए, हैं? उसमें लिखा है कन्या कामयते रूपम, तो ये छोड़ दिया जाए इसको तो अधूरा है। माता वित्तम, माँ चाहती है उस घर में धन होना चाहिए। पिता सुतम, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए।
राधा में क्षणतम परिवार, परिवार अच्छा होना चाहिए। मिष्ठानम इतने जना, जब भी इधर उधर के लोग जाएंगे तो घर में खाने को मीठा मिला, मिर्च नहीं मिल जाएगा नहीं। अब मान लो आज की जितनी लड़कियां हैं जो लव मैरिज करती हैं तो क्या देखती हैं वो, हैं केवल एक उस पे जीवन भर दुखी हो जाते हैं। नहीं, ये समुच्चय है, समाज तक है। ये समाज का व्यक्ति तुम्हारे घर में जाएगा तो कौन से समाज का जाएगा, जो आपसे परिचित है, गांव का ही व्यक्ति तो जाएगा। अरे हमारी बहन है, हमारी उनकी बेटी है, नहीं, पीछे से लोग, हम समाज के, हम सामाजिक है, हमारा भाई है, बहन है, उनकी भी शादी विवाह होंगे, हमारा पिता भी है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, माता का भी सम्मान होना चाहिए, तब मेरी इच्छा जो भी हो वो पूरी हो। हम क्या करें, नहीं मेरी इच्छा पूरी हो चाहे सब जैन चूल्हे बाढ़ में तब क्या होगा, सब दुखी तो तुम भी दुखी। ऐसा हो सकता है मैं सुखी रहूं और सब क्या बड़े दुखी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार टाटा है ना, रतन टाटा, ये मेरे साथ में एक बार गए कैपिटल के, और उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह थे वित्त मंत्री। तो ऐसे कहीं भी हम जाएंगे तो भारत की बात तो होगी। तो एक अमेरिकन खड़ा होकर बोला इंडिया इज वेरी पुअर कंट्री। तो रतन टाटा को बड़ा बुरा लगा क्योंकि उसमें यंग भी थे। आज से अब वो जिस उम्र में से 40 साल घटा दो, हैं कैसे रहे होंगे। उनको गुस्सा आ गया, मिस्टर कीप सेट, यू नो दैट आई एम इंडिया एंड आई एम टाटा। मैंने तुम्हारा ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, अमेरिकन की कुछ चीजें खरीदी होगी उन्होंने। तो उस आदमी ने कहा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इंडिया। ठीक है, जब पूरा भारतवर्ष, जैसे अमेरिकन को हम किसी को जानते हैं, दे आर प्रॉस्पर्स, वी आर रिस्पेक्टिंग अमेरिका बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और कुछ नहीं उसका हम पसंद करते हैं। जैसे हम जाते थे 1 तारीख को दर्शन करने भगवान के किसी मंदिर में, तो रेडियो पर आता था आज नया वर्ष है, लोग शराब पी करके चलते हैं, कृपया घर से न निकले है ना। अब हम जा रहे हैं के लिए, आज पहला दिन है, चलो भगवान के दर्शन कराते हैं। रेडियो पे क्या आ रहा है, कृपया घर से न निकले हैं। अब जब प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होगी, एक बार मैं बुराई किया अमेरिकन की कि आपका देश जो है इसमें ये गंदगी वो गंदगी क्या है, क्योंकि उस समय वहां पे स्मोकिंग बैन नहीं थी, लड़कियों को सिगरेट पीती। ये 89 की बात है। तो जब बैन हो गई तब तो फिर काफी अंतर आया। तो वो मेरा जो बॉस था, जो मेरा डायरेक्टर था, उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ केवल तुम जैसे मान लो मेरे, तुम भोजन में कुछ नहीं देते, तुम पीते भी नहीं, ये नहीं करते, तो यही अच्छा ही हमारे, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी, उसने कहा जितनी हमारी प्रॉस्पेरिटी उतनी इंडियंस की हो जाएगी, तो इंडियंस भी यही करेंगे। ही वॉज कॉन्फिडेंट। अब पता है क्या है कि वहां की कंपनी क्या सोचती है, यदि भारतवर्ष में डाइवोर्स हो जाए सभी लड़कियों के, तो लोग रेस्टोरेंट में भोजन किया करेंगे, तो वो रेस्टोरेंट हमारे हैं। अब सोचिए कितनी नेगेटिविटी है, मतलब घर में साथ रहो ही नहीं तो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको कौन पालेगा। किसी देश का विकास कुछ किसकी गोद में होता है? पहले गीत गाते ना, तेरी गोदी में जो सुख है कहीं नहीं है, अपनी माँ के लिए तो गाते थे ना। तो माँ कह गई थी मैं गोदी पोदी दे दूं भाग तो कैसे गाएगा। उनका सारा का सारा जो है वो डिसइंटीग्रेशन पे है। उनका आधार है कि जब व्यक्ति अकेला होगा तो वो हम पे हमारी बिजनेस पे डिपेंड है। और हमारा कैसा है, एक बार हमने जब कश्मीर में ये कांड हुआ ना, जब हिंदुओं को निकाला गया, तो हमने व्हाइट हाउस के सामने 1000-1100 लोगों को पहुंच गए,
तो हमने वहां पे धरना दिया। तो एक व्यक्ति के मन में आया 1100 लोग आएंगे तो इतना भोजन खाएंगे, तो वो लगा के बैठ गया वहां पे अपना जो एक रेस्टोरेंट। उसको ये पता नहीं था कि इंडियंस जो है घर से पराठे वाला हम लेके आएंगे तो अपना अपना खाएंगे, उसका सब ऐसे रह गया। उसको लगा ये इंडियंस ये बहुत खराब है, ये अपने घर से खाना लेके आ गए। अब हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति खाएगा उसको? यदि पत्नी भी साथ जा रहे हैं, बच्चे साथ जाए, घर से लेके चलेगा। और घर में जब रहेगा आदमी तो कितना खर्चा कम पड़ता है। अभी मैं एक गांव में बैठ करके मैंने काफी अध्ययन किया कि जो खर्चा हम शहर में रह के करते हैं उसके 1/3 में आप गांव में रह सकते। एक व्यक्ति नीदरलैंड का ने किताब लिखी है इंडियंस के ऊपर कि जब देश आजाद हुआ भारत, तो गांव में 1 वॉट एनर्जी भी खर्च नहीं होती थी, फिर भी लोग बड़े खुश थे। सुबह से लेकर शाम तक बिजली वहां होती ही नहीं, तो 1 वॉट कहां से खर्च होगी। तो इंडिया का पूरा वैशिष्ट्य है वो किस चीज में है? एक तो ये है कि जितनी अपनी जो है शक्ति है आर्थिक, उतने ही पैर फैलाइए, एक तो यह है। दूसरा ये है किसी और पे आप पूरा अमेरिका कर्जे में 2-2 साल तक, वो है ना आजकल वहां क्रेडिट कार्ड चलता है, हर व्यक्ति को ऊपर कर जाए 2-2 साल तक। आप किसी व्यक्ति से बात करो, जैसे मान लो एक बार मैं ऐसे पैसे निकालने गया एटीएम से, आज से 30-35 साल, तो मेरा जो बॉस था उसने देखा कि मेरे उसमें अकाउंट में $20-22 हजार है। नहीं, कहाँ से आया तुम्हारे पास? मैं आया कहाँ से? मैं बचाता हूँ। तो क्या नहीं बचाते हो? मैंने कहा भाई बाल बच्चे हैं, हमारी बच्ची है, उसकी शादी विवाह पढ़ाई लिखाई, उनके पास में जहाँ पैसा हुआ वो भागते हैं कहाँ? कोई यूरोप भागेगा, कोई रसिया भागेगा, कोई कहीं जाएगा, घूम घाम के आएंगे, फिर कर्जे में हो जाएंगे। तो वहां पे कहते हैं इंडियन हैबिट और यूरोपियन हैबिट। यदि कर्जदार हो तो यूरोपियन हैबिट, पैसे वाले हो तो इंडियन हैबिट। क्योंकि भारतीय आदमी जब तक उसको बचेगा नहीं वो सुखी रह ही नहीं सकता। कमाओ और बचाओ, ये हमारा सिद्धांत है। उनका क्या है? कमाओ चाहे मत कमाओ, खाओ और कमाओ। इसलिए सब के सब पूरा विश्व में इतनी अधिक उनकी प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद भी सब कहाँ जाती है? वो बैंक में जाती है। एवरीथिंग प्लान बाय द बैंक। और हमारे देश में बैंक्स आर बैंकिंग ऑन अस, हैं? हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर चल रहा है ना। तो आप लोग सब कॉमर्स के हो, एक तो फिर लड़कियां जो होती हैं घर का आधार होती है। दूर से लगता होगा कि हमारे यहाँ पहले जब देश गुलाम हो गया, पहले इस्लाम का गुलाम हुआ, फिर यूरोपियंस का गुलाम हो गया, तो इससे हुआ क्या कि हमारी जो कल्चरल जो हेरिटेज था, खुल के कहीं भी घूमो। और राजस्थान में पहले डकैत भी महिला ने जो पहने हुए हैं आभूषण उसको टच नहीं करता। तो जब गांव में ये खबर होती थी कि डाकू आ गए हैं, तो फिर सारे अपने अपने घर में जो रखा है वो सब महिलाओं को ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि डकैत भी आएगा। क्योंकि बहन बेटी को बुरी निगाह से देखना मतलब इससे बड़ा पाप कुछ नहीं, ऐसा मानते हैं। जब ये दृष्टि खत्म हो गई तो देश में गरीबी आई। और ये जो हमारा जो आना जाना बंद कहां से हुआ? जब बाहर के लोग आ गए, हमारा सम्मान करना बंद कर। तो कॉर्पोरेशन में क्या हुआ कि हमारे यहाँ केवल मेल इकोनॉमिक्स हो गई। अब जो धीमे धीमे फीमेल इकोनॉमिक्स आ गई, पर ये यूरोपियन इकोनॉमिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। हमारे देश का अर्थशास्त्र हमारे देश के वैशिष्ट्य के अनुसार होना चाहिए। केवल ये नहीं कहा, और ये 4 योग है ना, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, है ना, 4 है ना। जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं ये सब ज्ञान योगी हैं, इनका सम्मान करो। माँ है ये भक्ति योगी है, पिता है वो कर्म योगी है, और आप हो ध्यान योगी।
ठीक है, ये हमेशा चलते रहेंगे। पर जब भी आप गृहस्थी में जाओगे, एक योग भी इसमें से डिसलॉज हो गया है, जैसे अकाउंटेंसी का आपका टीचर नहीं आया तो इस सारे बच्चों की अकाउंटेंसी कमजोर हो जाएगी। नहीं, ऐसे जिस घर में मां नहीं, भक्ति होगी समाप्त है। पिता नहीं ठीक से तो, अब पिता पी के ही आता है तो क्या होगा, कर्मयोग समाप्त। हमारे यहाँ की जो सारी संस्कृति है प्योरिटी बेस्ड है। जब परिवार बसाना हो तो सात्विक पवित्र जीवन होगा, तब जाके वो परिवार अच्छा चलेगा। लोग कहते थे पहले, बच्चा जो घर का हो वो इस बात का उसको स्वाभिमान होना चाहिए, गौरव, कि मेरे माता पिता में कोई कमी नहीं। इस बात का नहीं कहा उनके पास बहुत पैसा, क्योंकि पैसे पैसे तो सब उड़ जाते हैं, लेकिन जो परंपरा होती है ये अखंड होती है, लंबे काल तक चलती है, और अच्छी परंपराओं के लोग ही खुश हैं। तो इसलिए आज का मेरा इतना ही आप लोगों सबसे है। एक तो आप सब बेटियां हैं, पुत्रियां हैं, और भारतवर्ष में तो भागवत पुराण भी है ना, 2 वॉल्यूम्स में पढ़ो उसको, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी। दुर्गा सप्तशती है, पढ़ो उसको, ठीक है। जब सारा संसार हार जाता है तो उनकी जो शक्ति होती है वो हमारे यहाँ बेटियों की शक्ति मेरी है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता। शक्ति भी वही है, कहते ना कि शक्ति नहीं तो शिव भी सब है? तो इस पूरे राष्ट्र की शक्ति आप लोग हो, पर इतनी पवित्र हो, इतनी शुद्ध हो, उसका ज्ञान भी इतना बड़ा हो, विस्तृत हो, उसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी हो कि उसके बच्चे जो भी होंगे वो भी क्रिएटिव हो। और प्रॉस्पर्टी जो होती है, प्योरिटी विद प्रॉस्पर्टी इज श्योर। जैसे प्रॉस्पर्टी तभी तक रह सकती है जब तक उसमें प्योरिटी है। इम्प्योर हो आदमी और प्रॉस्पर्टी हो तो कभी भी ज्यादा दिन नहीं ठहरेगा। आप देखिए मारवाड़ी होते हैं ना राजस्थान के, उनकी प्रॉस्पर्टी क्यों बची रहती है? वो दान को तो बहुत करते रहते हैं, वो अपना धर्म से निकालते रहेंगे, कहीं तीर्थ जाएंगे, साधु महात्मा होने के आधार पर बनते सकते। तो प्रॉस्पर्टी विद प्योरिटी, ठीक है। और इसलिए पहले कहा भी गया है, संस्कृत में यह है कि चरित्रहीनम पुनन्ति वेदा। सारे वेद को भी तुम सर में रख के चलो, यदि आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका चांचलन अच्छा नहीं है, तो आपको कभी भी वो पवित्र नहीं कर सकते। और संसार में बिना पवित्रता के धन कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति पवित्र होगा वो बहुत मितव्ययी होगा, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है ये अपव्ययी होता है। कंजूस मत कहिए उसको, जहाँ अच्छी जगह वहां खर्च करो। कंजूस पना तो ऐसा है कि किसी आदमी का जहाँ जैसे मान किसी बच्चे की फीस देनी है और वो बच्चा भी एग्जाम नहीं दे पाया और आपने पैसा जेब में रखा हुआ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था तो एक मेरा स्टूडेंट था, क्लासमेट था, वो बहुत गरीब था, किशन लाल क्षत्रिय नाम था उसका, बिहार का था, धन्यवाद। तो एकदम बड़ा चिंतित बैठा हुआ था क्योंकि उसको एडमिट कार्ड नहीं मिला परीक्षा। उस जमाने में गरीबी बहुत, क्योंकि देश आजाद हुआ था, 10-15 साल हुए। तो मेरे फादर मुझे हमेशा ज़्यादा पैसा भेजते थे, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो जाते थे मेहनत करने के लिए, तो वहाँ पे लोग ये समझते जो ज़्यादा पैसा भेज रहा है वो बड़ी पढ़ाई कर रहा है। तो मेरे पिताजी चूँकि राजपूतों में तो होता है ना एक बिना मतलब का एक अहंकार दिखाने का, तो वो ज़्यादा पैसा भेज देते थे, इसलिए वो जो पोस्टमैन समझा कि बड़ा पढ़ाई पढ़ रहा है बेटा है। अब मैं क्या करता उस पैसे का,
तो मैं यही काम करता था, सामाजिक काम करने लगता था। उसकी फीस में भरा है, उसको पता ही लगा उसका एडमिट कार्ड भी मैं नीचे से डाला है। तो वो ढूंढता था कि कौन व्यक्ति जिसने मेरी फीस भरी, उसको पता ही नहीं लगने दिया मैंने, हैं? तो मितव्ययता से का अर्थ यही है कि आप अपने खर्चे कम करो और जिसके पास अभाव है उसकी सहायता करो। जैसे मैं यहाँ आया, गुरावल का जो काम शुरू किया, तो इसका करीब करीब मैंने 50 लाख रुपया लगाया होगा। अब तो वो प्रॉपर्टी पूरी हो गई होगी, करोड़ों की हो गई, पर मैं तो फिर आना ही बंद कर दिया, मुझे उससे कोई लगाव नहीं। पर जब मुझे पता लगा कि 1 लाख बच्चे यहाँ से प्राइमरी पास कर चुके हैं, अब कहाँ का मैं रहने वाला, कहाँ सोनभद्र, कहाँ गुरावल है, कौन कौन से गांव थे, जब मैं घर भी गया था, जो कौन सा है जो मध्य प्रदेश का शिरडी डिस्ट्रिक्ट है ना, जो सटा हुआ है, वहाँ भी एक स्कूल खोला था, जहाँ आजकल नाम से करना, वहाँ इंटरमीडिएट खोल दिया ना एक कॉलेज। जी। वो गाँव में मैंने पहले मिडिल स्कूल खोला, एक घर था किसी का, उसी में खोल दिया। अब उस उम्र में तो कोई आदमी सोचता भी नहीं कहीं के लिए जाना किसी इसमें। इन गाँवों में जब जाता था तो यहाँ पे मतलब कोई दो ही परिवार मिलते थे, तो ब्राह्मण मिलते थे या वो मिलते थे जो आदिवासी मिलते थे, और कोई मिलते ही नहीं। तो मैं कहता था कैसा एरिया है जहाँ पे पढ़े लिखे ये है और या बिना पढ़े ये है, ऐसा ही एरिया था। तो मैं 20-20 मिनट पैदल चला जाता था ऐसे। आपके इस गाँव में गया हूँ जब मैं यंग था तब, तो आप लोगों से यही कहूंगा कि देखो, अच्छा जो काम करते हैं ना वो कभी भी वो कल्याण नहीं करता है। गीता में भी लिखा है, भगवान कृष्ण से कहा है, अर्जुन ने पूछा कि मान लो मैं योग कर रहा हूँ और बीच में ही मेरा पतन हो गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा कल्याण कश्चित न जगत गच्छति। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा काम करेगा वो कभी भी उसका कल्याण नहीं होगा। आप अच्छे काम करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मान लो आप किसी बच्चे को पढ़ा, एक बार मैं ऐसे जापान में जा रहा था, तो एक माता जो थी वो सवाल कर रही थी, उसको आ ही नहीं रहा था। अब इंडियंस का तो ये स्वभाव होता है ना, बगल में जो देखेगा उसको जरूर देखेगा। मैंने देखा कि नहीं आ रहा, मैंने कहा अच्छा आई विल सॉल्व इट। जैसे मैंने सॉल्व किया, चलते समय उसने कहा जापान विल रिमेन ग्रेटफुल टू यू। मुझे आश्चर्य हुआ, उसने मुझे थैंक यू नहीं कहा, जापान। उसके बच्चे का यह सवाल मैंने सॉल्व किया तो वो जापान ग्रेटफुल हो। कितनी देशभक्ति उस बच्चे उसके मन में थी। हमारे देश में क्या है, हाँ ठीक है कर दिया होगा, बड़ा एहसान होता है। इसलिए कृतज्ञ होना भी बहुत बड़ी चीज है। जो जिस राष्ट्र में वेद कहते हैं कि जहाँ कृतज्ञता होती है वो राष्ट्र हमेशा ऊंचे उठता है। इसलिए कृतज्ञ भी बनो और ऐसे बनो कि आप किसी का भला कर सको। तो आज के दिन इतना ही बहुत है, क्योंकि आप सब लोगों का अभी हमारा देश जो है ना, जैसे आप लोग, एक बार मैं अमेरिका में गया किसी स्कूल में, तो मैंने समझा ये सब लोग 6-6 फीट लंबे बड़ी क्लास के होंगे, तो उन्हें बड़ी क्लास वाला उदाहरण कर दिया। उन्होंने कहा तो स्कूल कोई नहीं बच्चे हैं, अरे हमारे देश में तो बच्चे सब एमबीए के जैसे लग रहे थे। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति का केवल खाओ पियो मस्त रहो होता है ना, तो फिर भगवान उनको ऐसे ही बनाता है। आप जो है सब ऐसे देश के हो, जब भी अच्छे बनोगे तो सब सारे संसार का कल्याण होगा। ठीक है, यही एक देश ऐसा है जो कहता है सब जीवों का कल्याण हो। ये कहता है ना, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव। ये प्राणियों में सद्भाव की बात करने वाला ये राष्ट्र। तो आप सब लोग ऐसे बनो तो भारत का नाम हो, परिवार का नाम हो, अपना नाम भी हो, और जिसको जन्म दो तो वो ऐसा बने तो आप
आप उस पर गर्व करें और आप वो करें। जैसे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो महापुरुष हो उसकी माँ का जिक्र ना था। ठीक है ना। कौशलेश दशरथ के लायक कौशल्या के पुत्र हूँ मैं, लेकिन दशरथ का भी है। तो आज के दिन में क्या कह सकता हूँ, गोपाल को मेरा तो छोटा ही है, वैसे बहुत छोटा है। मेरा पूरा उसको भी आशीर्वाद है। उसकी कृति को मैं इसलिए कहता हूँ, उसने बहुत तपस्या इतनी तपस्या करने वाला व्यक्ति बहुत कम है। इस जंगल में लोग कहते हैं मंगल पे लोग जंगल खोदते हैं। जो हम रिसर्च करते थे उसमें यही था कि मंगल पर जंगल है कि नहीं है। नासा में यही करते थे और इन्होंने क्या किया, जंगल में मंगल बना दिया। ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये विश्वविद्यालय का कुलपति अपनी यूनिवर्सिटी का बने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज आपने अपना अमृत वचन न केवल मुझे रसपान कराया, ये काम सुन करके